ईरान अगर इस चीज को ईगो पर ले जाता है गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भी की हुई एक फ्लीट न्यूक्लियर के बदले न्यूक्लियर पे हमला, कोई अपने घर से उठ करके आए और आपके घर के सामने हक दे, और बदबू वो आपके आस पड़ोस में फैले, आपके घर में फैले, और जब आप इस बात की शिकायत करो तो बोलेंगे नहीं हमारे घर तक तो बदबू नहीं आ रही है, तो तुम्हारे यहाँ की समस्या है, तुम निबट। सैंक्शन हटाते हुए ये बोला कि 30 दिन के लिए आप तेल अलाउ करा। क्यों करा? कि इनकी फटी पड़ी है, आग लगा दी, पानी डाल नहीं पा रहे हो तो मूत्रदान करोगे उस पे, और बता भी नहीं सकते कि हम फटी में हैं। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध या तो अब अपने अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहा है और हम भी उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं, या फिर ये युद्ध एक बड़े युद्ध की ओर हमको लेकर के जा रहा है और ये उस बड़े युद्ध की शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि पिछले 2 दिन में, हाँ 2 ही दिन में, 2 या 3 दिन में, 2 दिन मान लीजिए आप, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, खास करके 21 और 22 मार्च की रात को जो चीजें हुई हैं, उससे ये अंदेशा लग रहा है कि भाई अब या तो समाप्त है या फिर अल्टीमेट समाप्त की शुरुआत है। 21 और 22 मार्च की बीच रात को कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ बमबारी हुई, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार की तरह अपने मुख से थोड़ी सी कम बात कही और ज्यादा हगास कही, जैसा कि वो हर बार करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं और एक सबसे मेन पॉइंट है जिसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, और ट्रंप जी ने कल रात को एक जो अपना न्यूक्लियर गिराया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये इन 4 पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बमबारी को लेकर के बात करते हैं, जो 21 मार्च की शाम से शुरू हो गई थी। 21 मार्च की शाम को ईरान ये बताता है कि 21 मार्च की सुबह मॉर्निंग में इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के उनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया। सेंट्रल ईरान में स्थित ये जगह तेहरान से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस जगह पे भारी यूरेनियम होने की बात ईरान ने ही बताई है। अभी तक की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि किसी तरह की रेडिएशन या रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं फैला है, लेकिन इसके बाद ईरान ने तगड़ा क्लेम किया। उसी टाइम शाम में उन्होंने बोल दिया कि हम भाई इसका बदला जरूर लेंगे, और इस काम में उन्होंने ज्यादा देर भी नहीं लगाई। रात में ही इजराइल के दिमोना नाम की एक जगह से एक वीडियो सामने आया, बहुत ही भयावह वीडियो है। मतलब मैं लगा नहीं सकता, वो बमबारी इतनी करते हैं, यूट्यूब बोल देता है कि ना 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 ये तुम लगा नहीं सकते, दुनिया में चल रहा है वो होने दो, बट तुम बताओ मत वरना फिर हिंसा फैल जाएगी ना। तो वहां से एक वीडियो सामने आया जिसमें कि इजराइल के आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम, जो बड़ा तगड़ा माना जाता है इजराइल का, उसको चकमा देते हुए ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल उस जगह पे गिरी। स्क्रीन पे कुछ चित्र लगा देता हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल का नुकसान इजराइल को हुआ है। अभी तक कितने लोग मारे गए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। इजराइल नहीं देता, हम जानते ही हैं, देता ईरान भी नहीं है, बस वो दिख जाते हैं क्योंकि अमेरिका दिखा देता है ना बड़े बड़े कैमरा ले जाके अपने ऊपर से। लेकिन 100 से ज्यादा लोग घायल होने की बात बताई जा रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 60 लोगों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बता दूं कि दिमोना में इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसलिए यह हमला इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉकेट तो एक दूसरे पे बहुत दिन से चल रहे हैं, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर के बदले न्यूक्लियर पे हमला, ये जो ईरान ने वादा किया था इसको निभा दिया। इजराइल भी फिलहाल वही बोल रहा है कि अभी तक रेडिएशन का खतरा नहीं है। वो तो कोई नहीं बोलेगा, ईरान भी क्यों बोलेगा, इजराइल भी क्यों बोलेगा, कौन ही बताता है। रशिया ने पूरा शर्नोबिल उड़ा डाला था, तब भी नहीं बताया था दुनिया को। अभी तक के रिकॉर्ड में पता नहीं 14 या 21 लोग बता रखे हैं, उतने ही मरे हैं। तो कोई देश नहीं बताता, लेकिन हाँ इजराइल ने अभी तक ये बोला है कि रेडिएशन का कोई खतरा फिलहाल तो नहीं है। ये तो हुआ भाई पहला कारण जिससे ये युद्ध अब सीरियस मोड़ लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज एक दूसरे की अटैक करने लगे हैं दोनों देश। और ये चीज अगर आगे एस्केलेट होती है तो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि कहां तक जा सकती हैं चीजें। उसके बाद एक आदमी ने जो बकवास की है हर बार की तरह, जिसने पूरी चीछा लेदर शुरू करी थी, उसकी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे लिखा, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इनके वार करने के लिए, तो उस पे बहुत हद तक कामयाबी पा चुके हैं हम, और हम सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को समाप्ति की ओर ले जाएं। आगे लिख रहा है कि क्या क्या अचीव किया, पहले वो बता देता हूं मैं। उसमें बोल रहा है कि ईरानी मिसाइल कैपेबिलिटी जो लॉन्चर थे उन सबको हमने डिग्रेड कर दिया है। नंबर 2, ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उनकी नेवी, ये ध्यान से सुनिएगा, उनकी नेवी को, एयरफोर्स को, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार जो भी थे उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसने कही है कि ये लोग ईरान को, यानी कि हम ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के पास पहुंचने के लिए भी अलाउ नहीं करेंगे। वर्ड पे गौर करिएगा, अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा एक और बात बता दूं मैं पहले कि ये जो खत्म करने वाला, उड़ा देने वाला है, जो सब क्लेम है, ये संतरा ही बोल रहा है, आप लोग जानते ही हो। ईरान ने ना तो ऐसी कोई कंप्लेंट की है ना इस बात की पुष्टि की है। अब संतरे को हम जानते हैं, हम कुछ भी बोल सकता है। एयरपोर्ट्स खत्म कर दी, अस्तित्व ही मिटा दिया, ईरान को ही धरती से मिटा दिया, धरती ही मिटा दी, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन हाँ क्लेम भी तो करना पड़ेगा ना, जब अपनी पब्लिक को चूरन तो चटाना है
कि भाई पिट रहे हैं हम, जंग शुरू तो कर दी, अब खत्म हो नहीं पा रही, तो वो ढांढस बांधने के लिए वो होता है कि हमने इनका ये भी उड़ा दिया, वो भी उड़ा दिया, टेंशन मत लो। पर ठीक है, अगर मारा भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि ये न्यूक्लियर जैसे शब्दों में जो अलाउ वाली बात कही है, ये इनकी चौधराहट जो दिखती है ना यूएस की, अब ये कितना प्रॉब्लमेटिक है सोचिए कि आप कौन हो भाई, अब दुनिया के खलीफा हो, समझते क्या हो अपने आप को कि आप किसी को अलाउ करोगे। भाई कोई नेशन अगर कैपेबल हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो उसकी कमी है वो। और ऐसा नहीं है कि ये किसी देश के साथ पहली बार कर रहे हैं, भारत के साथ भी इन्होंने यही किया था। आगे और लिखता है कि ईरान कभी ऐसा प्रयास भी अगर करता है तो यूएसए उस पर बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो कितने लेवल के इनसिक्योर हैं ये। अगले पॉइंट में भाई अपना ताऊ बनने वाला बिहेवियर है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम अपने मिडिल ईस्ट के एलाइज जैसे कि सऊदी अरेबिया, इजराइल, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सब की रक्षा कर रहे हैं। वो दिख रहा है कितने बड़ा रक्षक तुम हो। तुम्हारे चक्कर में ईरान ने दुबई पे बम बरसाए, पूरे यूएई पे बम बरसाए, सऊदी अरब, बहरीन, किसी को नहीं छोड़ा, खाड़ी देश कोई नहीं छोड़ा उन्होंने। किस लिए? क्योंकि तुमने जो रायता फैलाया था, तुम अपने बेस बना करके बैठे हुए थे वहां पे, तो ये है तुम्हारा प्रोटेक्शन। आगे लिखी बात अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, दोनों का असली चरित्र दिखाती है। इसमें बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसकी रक्षा करना, उसे गार्ड करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन देशों के द्वारा जो उसका प्रयोग करते हैं। और आगे ये नीच व्यक्ति क्या लिखता है ये सुनिए कि यूनाइटेड स्टेट्स तो उसका प्रयोग ही नहीं करता, तो अगर आप हमसे मदद मांगेंगे तो हम इस मामले में शायद कुछ कर दें, पर लगता नहीं है कि कुछ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ईरान एक बार मान जाता है तो सब ठीक हो जाएगा। नीचता देख रहे हो इस आदमी की? ये वैसा ही है कि कोई अपने घर से उठ करके आए और आपके घर के सामने हक दे आकर के और छीछा लेदर मचा दे, फैला के चला जाए, ताकि उसकी दुर्गंध और बदबू वो आपके आस पड़ोस में फैले, आपके घर में फैले। और जब आप इस बात की शिकायत करोगे भाई ये तुम क्या फैला के गए हो, तो बोलेंगे नहीं हमारे घर तक तो बदबू नहीं आ रही है, तो तुम्हारे यहाँ की समस्या है, तुम निपट लो। ससुर समस्या तो तुमने फैलाई है ना। ईरान इजराइल के बीच जो भी था, उनके बीच का विवाद था, वो आपस में कर लेते, वो भी तुमने ही पैदा किया था वैसे तो, लेकिन तुम बाद में चौधरी क्यों बने? इजराइल सुलट लेता अपने आप, दोनों आपस में लड़ते, जो देश शक्तिशाली होता जीत जाता। ऐसे ही जंग काम करती है ना, तू क्यों बीच में चौधरी बना भाई? अच्छा एक और मजेदार चीज है, ये सच भी नहीं बोल रहा, ये आदमी विशुद्ध झूठ बोल रहा है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रयोग नहीं करता, विशुद्ध झूठ है ये। अधिकतर लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्ट और मेनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल तेल, गैस इत्यादि यही सब निकलता है, बल्कि सच ये है कि दुनिया में आधे से ज्यादा यानी लगभग 50% से ज्यादा यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब खाड़ी देशों से ही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही अलग अलग देशों में पहुंचते हैं। तो ये मूर्ख संतरा न केवल दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपने अमेरिकी नागरिकों को, अपने किसानों को भी मूर्ख बना रहा है। और ये झूठ बोल के ये अभी की स्थिति ये सुधारने का प्रयास इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि यूरिया ऐसी चीज है, फर्टिलाइजर्स ऐसी चीज है जो बुआई में काम आते हैं, और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड उसी समय की जब फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी होनी शुरू होती है उस समय काम आते हैं डलने। इसका रिजल्ट कब दिखेगा? जब फसल कटने वाली होगी। उदाहरण लीजिए, समझ लीजिए कि मैं आज जो फसल बो रहा हूं, जैसे अमेरिका में कॉर्न उगता है, मक्का जिसे कह देते हैं, कॉर्न किसी ने उगाया और उसमें किसी का फॉर एग्जांपल 10 एकड़ है, तो उसमें से 1000 किलो निकल जाता है। मैं ये उदाहरण ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने में से कितना निकलता है। हम मान ले 100 एकड़ है, उसमें से 1000 किलो कॉर्न निकलता है, जब वो पूरा फर्टिलाइजर डालता है, खाद अच्छे से डालता है प्रॉपरली। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, खाद की, पेस्टिसाइड की, यूरिया की, हर चीज की कमी होगी, वो बुआई करेगा, जो 1000 किलो निकलता था वो 500 किलो निकलेगा, उसी को वो बेचेगा बाजार में। उसे तो ठीक है थोड़ा बहुत मिलेगा, आधा मिलेगा जितना, बट ठीक है उतना वो बेचेगा। अब ऐसे पता नहीं कितने लाखों किसान होंगे जिनकी कटाई, जिनकी फसल जो है आधी रह जाएगी, वही मार्केट में जाएगी। ये प्रोसेस है ना, फसल उगेगी, उसके बाद कटेगी, उसके बाद मार्केट में जाएगी, इसमें 3-4 महीने लग जाएंगे। उसके बाद 2 महीने बाद वो प्रोसेस होगा। मकई ऐसे तो बिक नहीं जाएगा, वो प्रोसेस होगा, कुछ बनेगा, कॉर्नफ्लेक्स या जो भी चीज लोग खाने के लिए, उसमें 2-3 महीने लगेंगे, फिर वो मार्केट तक पहुंचेगी। तो जो पहले 1000 किलो का बन के मार्केट तक पहुंचता, अब वो 500 किलो का पहुंचेगा, और ये पहुंचेगा 6 से 8 महीने बाद। तब जाके मार्केट में फसल की शॉर्टेज होगी और तब लोग हाहाकार मचाएंगे। ये भाई साहब क्या चाह रहे हैं? इनका है नवंबर में मिड टर्म, ये सोच रहे हैं किसी तरह मिड टर्म निकल जाए मेरा। फूड शॉर्टेज अगर उसके बाद होती है या इवन मिड टर्म में होती है तो लोगों को ये वाला जो पूरा चीछा लेदर हमने मचाया है वो याद नहीं रहेगा। तो इतनी गंदी गेम ये आदमी खेल रहा है और उसके बाद बोल दे रहा है कि नहीं नहीं हम तो यूज ही नहीं करते। 50% यूरिया वहां से निकल रहा है, पूरा यूरोप में जा रहा है, पूरा अमेरिका में जाता है, बट तुम कह रहे हो कि तुम यूज नहीं करते। एक और चीज से हमें सीख लेनी चाहिए इसके बोलने से कि भाई हम तो यूज नहीं करते, जो यूज करता है देख ले। भारत को भी और पूरे विश्व को इससे सीख लेनी चाहिए
कि इसके जैसे लोग, यूएस तो खैर है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग ये किसी के सगे नहीं है। भाई क्या वो तुमको छोड़ करके निकल लेगा जब तुम खराब समय में होगे? और ऐसा नहीं है कि खाली एशियाई देशों के साथ प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट को भी सोचना होगा कि ये आदमी किसका सगा है भाई, क्योंकि नुकसान केवल हमारा तो हो नहीं रहा। भारत में तेल की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, महंगा होगा, गैस होगा, चीन में प्रॉब्लम होगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां भी प्रॉब्लम होगा, मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो लोग वो तो खाना पानी तक अपना इंपोर्ट कराते हैं, भारत जैसे देश उन्हें देते हैं, तो उनको भी तगड़ी समस्या होने वाली है। तो इरिटेट इस आदमी ने पूरी दुनिया को एक कर रखा है। अगला फैक्टर जो इस युद्ध को जो है वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बना दे रहा है वो यही तेल। सबको पता था डे वन से, जिस दिन खमेनी मरा, पता था कि ये तो होना ही है। तेल का पर बैरल प्राइस $112 छू चुका है। लगभग एक महीना पहले, यानी खमेनी की हत्या से 1-2 दिन पहले, ये प्राइस $72 था। फिगर्स थोड़ी कपा देने वाली इसलिए हैं क्योंकि इससे पहले ये खतरनाक फिगर्स हमने लगभग 2008 के आसपास देखी हैं, जब पूरी दुनिया ग्रेट रिसेशन के दौर से गुजर रही थी। उस समय दाम 147.5 तक बढ़ गए थे। और अभी भी फिलहाल गोल्डमैन सैच ग्रुप और सिटी ग्रुप का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में यह आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर देशों में, इंक्लूडिंग भारत, यदि तेल के दाम बढ़ते हैं तो चीजें बहुत गलत टर्न ले सकती हैं। केवल पेट्रोल प्राइसेस नहीं, बाकी चीजों को लेकर भी महंगाई बढ़ जाती है पेट्रोल के बढ़ने से, और ये एक बार जब सिलसिला शुरू हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ऑयल प्राइसेस को लेकर अमेरिका की फट रही है, और यह बात दिख गई। कैसे दिखी? कल या फिर परसों की न्यूज है 20-21 मार्च के आसपास की, कि इन्होंने ईरानी तेल पर से 30 दिन के लिए सैंक्शंस हटाने की बात कही है। जैसे आपको पता होगा कि ईरान पर अमेरिका दुनिया भर के सैंक्शंस लगा देता है और कहता है इनसे ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, मेनली तेल नहीं खरीदना। यही कारण है कि भारत भी इनसे तेल नहीं खरीदता। अभी तक खरीदते थे मेरे ख्याल से 2019 तक, फिर हमने खरीदना बंद कर दिया क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाने की और बिजनेस खींचने की धमकियां जो अमेरिका देता है, भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को देता है। जबकि भारत को ईरान से तेल बहुत सस्ता मिलता था, कई बार वो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस इस तरीके की चीजें फ्री भी देते थे भारत को। तो 21 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस हटाते हुए ये बोला कि 30 दिन के लिए आप जा सकते हो, तेल अलाउ करा। क्यों करा? कि ये जो तेल के बढ़े हुए दाम हैं इनको बराबरी में लाया जा सके। साथ ही आपको याद होगा कुछ दिन पहले रशिया को लेकर भी यही बात कही थी कि 30 दिन के लिए, 50 दिन के लिए कर लो। तो सच बात यह है कि इनकी फटी पड़ी है। किस लेवल पे और क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ईरान बोराया हुआ है और मिडिल ईस्ट बेमतलब का खिसियाया हुआ है, क्योंकि ईरान ने जबरदस्ती बम मारे हैं। तुम्हारी वजह से मारे हैं ना, मिडिल ईस्ट बोले ना बोले, अंदर से तो सबको पता है। तो ये नाराजगी कहीं ऐसा मोड़ ना ले ले कि ये लोग, भारत, चीन और एशियाई देश जो हैं, ये अपनी अपनी करेंसी में डील करना शुरू कर दें, टू वे स्ट्रीट बन जाए, अमेरिकी डॉलर की बन जाए बत्ती, और वो बत्ती चली जाए ट्रंप बाबू की संतरी तशरीफ में। इस चीज को लेकर के फटान है। ऐसा नहीं है कुछ कि माफ कर दिया, या माफ करने वाले तो खैर अमेरिका कौन होता है, कि कभी ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं ईरान अब कर ले, वो खुद का डर है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक पढ़ा था कि ईरान ने यह मांग रखी थी कि यह जंग तब रुकेगी जब हम पर लगे सभी सैंक्शंस हटाए जाएंगे और पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका के जितने भी आर्मी बेस हैं वो भी आप हटाओगे। तो यह भी हो सकता है कि हटाने को लेकर के ये जो कदम उठाया गया है, इसमें लगा हो कि ओखली में सर तो दे दिया है, तो क्या किया जाए? क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान है ना, खत्म नहीं हो रही होती। आग लगा दी, पानी डाल नहीं पा रहे हो तो मूत्रदान करोगे उस पे, और बता भी नहीं सकते कि हम फटी में हैं, तो बोल रहे हाँ 30 दिन के लिए तुम कर लो। इस सब के बीच कल रात को सनकी बुढ़ा फिर से दोबारा से सनका और एक और तीर छोड़ा है अंतिम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है वहां पे बदमाशी हो रही होती है, और जहां जोर दिखाना होता है वहां फट जाती है। इनकी वियतनाम में भागते हैं फिर ये लोग। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के दुनिया भर से इन पे दबाव बना होगा, पक्की बात है, उसके बिना ये बयान नहीं आएगा। इनके परखच्चे खुल गए संतरे महोदय के। तो इनका बयान आता है कल की 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खोलता ईरान विदाउट थ्रेट, तो अमेरिका उनके सभी पावर प्लांट्स पे अटैक करेगा, और सबसे बड़े पावर प्लांट से सबसे पहले शुरुआत करेगा। अब ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें पूरे में, क्योंकि यही चीज तय करेगी कि ये जंग का रुख आगे किस ओर मुड़ता है। मतलब जंग का रुख मुड़ता है या खत्म होने की तरफ जाती हैं चीजें। क्योंकि ईरान अभी इसे सीजफायर पर बातचीत की तरह देखता है कि अमेरिका टेबल पे बुला रहा है, या फिर धमकी की तरह देखता है, इस पे सब कुछ निर्भर करेगा। तो अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ईरान अगर इस चीज को ईगो पर ले जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता,
तो शायद गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भी की भी एक फ्लीट है जो उस तरफ से निकली है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर उनका 1 है 2 है जो भी हैं, तो हालात खराब स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक का हाल देख के और ईरान का थोड़ा सा रुख देख के लग रहा है कि वो नेगोशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि ये सैंक्शंस हटना और उसके बाद ये धमकाने के रूप में सही बोलना, तो शायद ईरान सही निर्णय ले और सुचारू रूप से चीजें चलती दिखें। क्योंकि अगर नहीं होता है तो फिर बहुत अलग मोड़ ले लेंगी चीजें। अब अमेरिका ने फेंक दिया अपना बाण तीर जो भी है, अब ईरान के कोर्ट में बॉल है, देखते हैं ईरान इसका कैसे प्रयोग करता है।